हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर था रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। उस चैप्टर से रिलेटेड हम परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्रश्न भी देख रहे हैं कि जिससे आपका ये समझ में आएगा आपको कि चैप्टर से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किस हद तक क्लियर है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ बिना देरी करते हुए और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था की ओर। जब चैप्टर जो है उसमें आपको अलग अलग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है ना, किस तरीके से किशोरावस्था के समय में मेल और फीमेल में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कुछ मानसिक परिवर्तन होते हैं और कुछ लैंगिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट उस टाइम पे बढ़ जाती है ना। तो इसको समझते हुए हमने ये वाला क्वेश्चन करा था कि जिसमें आपको ये बताया गया था कि रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स लिस्टेड इन द बॉक्स, यानी कि खाली स्थान भरने के लिए बोला गया सही शब्द सही जगह पर लिख करके। उसका हमने आंसर देखा था, द मील दैट इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इज अ बैलेंस्ड डाइट, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें सभी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो क्या कहलाती है, बैलेंस्ड डाइट कहलाती है या संतुलित आहार कहलाती है। ठीक है। दूसरा क्या था, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, insufficient production of thyroxine in the tadpoles leads to their incomplete development, यानी कि अगर सही मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन ना हो टैडपोल्स में तो क्या होता है, उनका डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रह जाता है, या ये कहेंगे कि मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तीसरा था सी ऑप्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, है ना। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी क्लास में पढ़ाया हुआ है कि जो ग्रंथियां होती हैं तो वो दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो होती है डक्ट वाली और दूसरी होती है डक्टलेस। डक्ट वाली का मतलब कि उन ग्रंथियों से जो स्राव होता है, उन ग्रंथियों से जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट्स के द्वारा जरूरी वाले जगह पे पहुंचता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिससे जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, टारगेट साइट्स पर पहुंचता है। तो ऐसी ग्रंथियां क्या कहलाती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां या डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 है डी, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी बॉयज डेवलप अ डैश वॉइस, तो उसमें आपने लिखा था डीप वॉइस, यानी कि आवाज जो है वो भारी और गहरी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स सर्कल्स इन फिगर 10.1 एंड आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड ए एंड बी, है ना। अब ये डायग्राम दिया गया है, इसमें कहीं कोई लेवलिंग नहीं की गई है, तो आपको मैंने बहुत ब्रीफ में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग में लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो इसको आप सभी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस हद तक आप इसको सॉल्व कर पाते हैं, कितना सही है और कितना गलत है। यहाँ पे कोई लेवलिंग भी नहीं दी गई है ना। तो ये XX जो है क्रोमोसोम का जोड़ा, ये किस में पाया जाता है, यहाँ पे आपको लिखना है मेल है या फीमेल है। यहाँ पे XY क्रोमोसोम का जोड़ा किस में पाया जाता है, महिला में या पुरुष में, मेल या फीमेल में। तो यहाँ पे नीचे आपको XY के नीचे मेल या फीमेल लिखना है, या माता या पिता, जो भी XX माता के पास होगा या पिता के पास, XY माता के पास होगा या पिता के पास, ये लिखना है यहाँ पे, यानी कि एक लेवलिंग आपको इस जगह पे करनी है। सेकंड में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में आपने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, यानी संख्या में 2 होते हैं, तो ये टूट करके 2 अलग अलग कोशिकाएं बना देते हैं और जिनको हम
दो अलग अलग कोशिकाएं बना देते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। और यदि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसका मतलब यह है कि आधे आधे बट जाते हैं। तो यहाँ इस सर्कल में क्या लिखेंगे आप और इस सर्कल में क्या लिखेंगे, ये आपको खुद सोचना होगा। एक्स और वाई, यदि सेक्स क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका कॉम्बिनेशन है वो एक्स और वाई है, तो जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक सर्कल में तो एक्स लिखा हुआ है, क्या दूसरे सर्कल में भी एक्स होगा या दूसरे सर्कल में कुछ और होगा, वो आप डिसाइड करेंगे, लिखेंगे। और उसके बाद फिर लिंग निर्धारण के लिए कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जिसमें इस सर्कल में जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो यदि इसके साथ मैच करे और इस सर्कल बी सर्कल में जो है वो यदि बी के दूसरे सर्कल के साथ मैच करे, तो जो सेक्स होगा वो चाइल्ड ए का लिंग क्या होगा, यानी कि वो लड़का होगा या चाइल्ड बी लड़की होगी या लड़का होगा, चाइल्ड ए लड़का होगा या लड़की होगी, ये सोचना है। तो ये आप लोग देखो और आप बताइए कि इसमें आपका जो रिजल्ट है वो क्या आता है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दिखा करके और अच्छे से समझा दूंगी। बच्चों, स्क्रीन पर आपके सॉल्यूशन दिखाई पड़ रहा है, इसको आप देखेंगे। इसमें क्या था, पहले गोले में XX क्रोमोसोम था और दूसरे गोले में आपका XY क्रोमोसोम था, यानी कि XX के ऊपर आप क्या लिखेंगे, XX के ऊपर आप लिखेंगे फीमेल, यानी कि आप माता लिख सकते हैं, और XY के ऊपर आप पिता लिख सकते हैं। इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे, माता, और यहाँ पे आप लिखेंगे पिता। तो क्या है, मानवों में यानी मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। 46 का मतलब क्या हो गया, 23 जोड़े, जिसमें से महिला में या पुरुष में दोनों में ही 22 जोड़े एक समान होते हैं। 22 जोड़े कैसे होते हैं, एक समान, ध्यान से समझेंगे, इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, यानी कि ये एक जैसे होते हैं। पर प्लस जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, ये 23वां जोड़ा कैसा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेम यही आपका पुरुषों में भी होता है। तो ये यदि हम बात करें महिलाओं की, ये यदि हम बात करते हैं महिला की, ठीक है। यदि हम पुरुषों की बात करें तो महिला और पुरुष में क्या फर्क है क्रोमोसोम्स के मामले में, वो देखेंगे। इनके पास भी 46 नंबर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 23 जोड़े क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें देखें 22 जोड़े उनके भी एक समान होते हैं। 22 जोड़े क्रोमोसोम जो है वो भी एक समान होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एक समान होते हैं, और जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ऑटोसोम्स। ऊपर मैंने एक समान लिखा है और हम नीचे ऑटोसोम्स लिख देंगे ताकि आप दोनों चीजें समझ जाएं। ऑटोसोम्स। और जो 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा है, जो ये 23वां जोड़ा कैसा होता है, ये होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम। अब इसमें किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसको ध्यान देंगे। यहां पे 22 जोड़े और 23वां जोड़ा, तो कैसे लिखेंगे, 22 जोड़े होते हैं XX और 23वां जोड़ा भी होता है XX। 23वां जोड़ा भी कैसा होता है बच्चों, यहां पे ये भी XX होता है।
ठीक है। लेकिन पुरुषों में क्या होता है, 22 जोड़े तो XX होता है, यानी कि वो महिला और पुरुष में समान होते हैं। पर जब 23वें जोड़े की बात आती है तो यहाँ पे कुछ आपको अंतर दिखाई पड़ता है। ये क्या अंतर था, आप देख रहे हैं कि माता में हमेशा ही आपको लैंगिक गुणसूत्र के जगह पे भी XX क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है, लेकिन पिता के पास XY प्रेजेंट होता है, यानी कि एक जो Y क्रोमोसोम है यही कहीं ना कहीं किसके लिए उत्तरदायी है, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है, ये इसी का सारा खेल का जो राजा है वो ये है। ये जो Y क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम, ये लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या कह सकते हैं कि यही डिसाइड करता है ना, क्योंकि सबके पास XXX 3 जगह पे और एक ही जगह पे Y प्रेजेंट है। अब किस तरह से ये वाला, अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया हो तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सोचिए कि ये आपका क्लास 8th से पढ़ाना शुरू किया गया है बच्चों, और फाइनली क्लास 12th तक आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए चलेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन होने पर उसको आप क्लियर करेंगे, चैट के माध्यम से पूछेंगे, हैंड रेज के माध्यम से पूछेंगे, और आपका आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो माता के पास XX गुणसूत्र था, पिता के पास X और Y था। अब XX और XY से क्या होता है, जब कोशिका विभाजन के समय पे ये दो आपको दिखाई पड़ रहे हैं 1 और 2, ठीक है। अब ये दो अलग अलग कोशिकाओं में बट जाते हैं, ठीक है। तो XX था तो रिजल्ट में क्या मिला, उसको X और X ही मिला, ठीक है। लेकिन जिसके पास XY था, मेरे पास अगर ब्रेड और बटर दोनों चीज है तो मैं किसी को ब्रेड दे सकती हूँ, किसी को बटर दे सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास केवल ब्रेड ही है, मान लीजिए कि मेरे पास केवल ब्रेड ही है, तो मैं सारे बच्चों में ब्रेड ही बांटूंगी, है ना, मैं फिर उनको बटर नहीं दे सकती। तो पिता के पास दो अलग अलग तरीके के लिंग गुणसूत्र हैं। तो एक उनके पास जो कोशिका में उन्होंने एक में X ट्रांसफर किया और दूसरे में उन्होंने Y क्रोमोसोम ट्रांसफर कर दिया। अब जब कॉम्बिनेशन देखेंगे, इसको बच्चों बिल्कुल खेल की तरह समझते हुए चलेंगे, इसको आप एक गेम की तरह ले सकते हैं। जब कॉम्बिनेशन करेंगे, X का कॉम्बिनेशन X वाले के साथ हो गया, बाय चांस किसी का इस पर कोई जोर नहीं चलता है, ऑटोमेटिकली होता है ये प्राकृतिक तौर पे, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, XX। लेकिन यदि ऐसा XX कॉम्बिनेशन बना तो ये क्या हो गया, ए चाइल्ड विल बी फीमेल, यानी कि फीमेल यानी कि लड़की। और यदि कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का बना कि जहां पे X का Y के साथ कॉम्बिनेशन हुआ, तो यहां पे जो कॉम्बिनेशन बैठा वो बना X और Y। तो Y क्रोमोसोम जिसको मिलेगा वो कोशिका जो है वो मेल, यानी कि चाइल्ड विल बी मेल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लड़का होगा, और लड़का या लड़की होने के चांसेस जो हैं वो कितने होते हैं, 50-50%, यानी कि 50% संभावना है कि लड़की होगी और 50% संभावना है कि लड़का होगा। ये कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें अभी भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, इसको मैं अभी फिर से भी क्लियर करवा सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो लिंग निर्धारण वाला मैंने ये बोला आपको कि आप इसको एज अ गेम ले सकते हैं, है ना, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अगर कहीं भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इसमें आपको ये जो है ये कॉन्सेप्ट कभी भी बदलेगा नहीं। अगर मनुष्यों में लिंग निर्धारण की बात की जाए तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण जो है वो सेम इसी तरीके से होगा, है ना। ये बात हो गई मनुष्यों के बारे में, इसको नोट करेंगे सभी बच्चे।
आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आप नोट करेंगे ये इंफॉर्मेशन। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़े, महिला में XX जिसमें 22 जोड़े एक समान होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में या अंग्रेजी में ऑटोसोम्स कहते हैं, और 23वां जोड़ा होता है वो लड़का और लड़की होने के लिए उत्तरदायी होता है, जो महिलाओं के पास एक समान होता है और पुरुषों के पास अलग होता है। यानी कि इस सारी कहानी का मतलब ये है कि लड़का या लड़की होना माता के हाथ में नहीं होता है, उसके लिए पिता उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे क्योंकि यही फॉर्मूला आपका 12th क्लास तक रहेगा। इवन आपका उसके बाद भी फॉर्मूला यही रहेगा, कहीं कोई चेंज इसमें आपका होना नहीं है। थोड़ा सा और डीप होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ाया जाता है बाद में, लेकिन फॉर्मूला विल बी द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें कौन सा क्वेश्चन है आपका? ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अंडरगोज सर्टेन चेंजेस, यानी कि किशोरावस्था के समय पे लड़कों और लड़कियों के शरीर में कुछ शारीरिक चेंज जो निश्चित हैं, उस तरीके के कुछ शारीरिक चेंजेस आते हैं। गिवन बिलो आर अ फ्यू ऑफ दोज चेंजेस। चेंजेस कुछ दिए गए हैं आपको, अब इनको कैटेगराइज करना है कि कौन सा चेंज बॉयज में होता है और कौन सा चेंज गर्ल्स में होता है ना। ए में दिया गया है ब्रॉड शोल्डर्स यानी कि चौड़े कंधे, वाइडर चेस्ट्स यानी कि चौड़ी छाती, वाइडर रीजन बिलो वेस्ट यानी कमर से नीचे का हिस्सा अगर थोड़ा सा चौड़ा हो, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, और ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर यानी फेस पे बहुत सारे बालों का आना, या बालों को आप दाढ़ी और मूंछ भी कह सकते हैं, है ना। जी में एक्ने एंड पिंपल्स ऑन फेस, चेहरे पे एक्ने और पिंपल्स का होना, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, हाई पिच्ड वॉइस और ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, है ना। ये कुछ इतने सारे लक्षण हैं। अब इसमें कौन सा गिवन बिलो आर अ फ्यू ऑफ दोज चेंजेस, तो इसमें आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सा लक्षण गर्ल्स में होता है और कौन सा लक्षण बॉयज में होता है। तो ये वाला आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, एक टेबुलर चार्ट बनाएंगे, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। एक टेबुलर, बहुत सारे आपको खुद समझ में आ जाएंगे, एक आधा है जो नहीं समझ में आते हैं आपको, तो उसको आप यहां से स्क्रीन से देख करके नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। बॉडी चेंजेस बॉयज में क्या होंगे? ब्रॉड शोल्डर्स यानी कि चौड़े कंधे, वाइडर चेस्ट यानी कि छाती का भी चौड़ा होना, है ना, जो आपने देखा होगा। जैसे आपके फादर के कैसे होते हैं? चौड़े कंधे होते हैं, चौड़ी छाती होती है, आदमियों की जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद ग्रोथ ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की ग्रोथ हो जाना, जिसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग होना, ठीक है। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर यानी कि दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है। अब इसमें कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कॉमन हैं, वो चेंज गर्ल्स में भी होते हैं और बॉयज में भी होते हैं। जैसे एक्ने एंड पिंपल्स ऑन फेस, किशोरावस्था के दौरान एक्ने और पिंपल्स फेस पर जो होने लगते हैं वो चेंज बॉयज के अंदर भी होता है और गर्ल्स के अंदर भी होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके फेस पे वो अगर ऑयली नहीं है तो नहीं भी होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, कभी कभी कम होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है अलग अलग बॉडीज पे, अलग अलग शरीर का जो नेचर होता है उसके आधार पे अलग अलग डिपेंड करता है किसको कितना होगा, ये डिपेंड करता है उसके अलग अलग शरीर पे। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स और डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, ये बॉयज में होता है, और गर्ल्स में भी वाइडर रीजन बिलो वेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, एक्ने एंड पिंपल्स ऑन फेस, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, हाई पिच्ड वॉइस यानी कि आवाज का हाई पिच हो जाना, और डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में।
सेम ऐसा ही टेबुलर चार्ट बना करके और इसमें अलग अलग बीच में मार्जिन देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे बॉडी चेंजेस लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बॉयज और राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे गर्ल्स और उसके बाद चेंजेस को आप नोट डाउन कर लेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। इन फिगर 10.2 mark the positions of the endocrine glands which release the hormones that controls the release of sex hormones. B is responsible for the secondary sexual characters in boys. C prevents diabetes or D maintains the correct salt balance in the blood. आपको पोजीशन मार्क करनी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट है हमारे शरीर में, ये आपको मार्क करना है। तो ए जो है कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स, यानी कि सेक्स हार्मोन्स का, लैंगिक हार्मोन्स का जो श्रावण है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो करती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, लेवलिंग हम बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक पहेली की तरह इसको समझेंगे और पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। बी में क्या पूछा जा रहा है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब है ऐसे लैंगिक लक्षण जिनको देखने से ही पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति लड़का है या लड़की है, उसको ऐसे लक्षण जो आपको आपकी आंखों से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए? उस ग्रंथि का नाम लिखना है, तो वो है आपका टेस्टिस। तीसरा, प्रिवेंट्स डायबिटीज। पैंक्रियाज नाम की जो ग्लैंड है ये डायबिटीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है और मेंटेन्स द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड, यानी आपके रुधिर में जो लवणों की मात्रा है उसको बैलेंस करने का, उसको संतुलित करने का काम किसका है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। अब इसकी पोजीशन को हम समझेंगे अच्छी तरह से। स्क्रीन पे आपको एक मनुष्य का डायग्राम दिखाई पड़ रहा है और आप इसको खुद सोचेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। इसमें ग्लैंड्स का नाम आपको दिखाना है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एकदम पोजीशन को ध्यान से देख लेंगे और वहां पे लेवलिंग करेंगे और इसको आप अगर डायग्राम बनाते हैं तो आपको हमेशा के लिए ये याद भी हो जाएगा। ये क्या है? आपका सर में आपका पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। गले के पास आपका जहां पे स्वर यंत्र होता है, जहां पे थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, वहां पे थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। उसके नीचे आप नोट करेंगे पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड्स बिल्कुल आमने आसपास पाई जाती हैं। पैनक्रियाज जो एक पत्ती की संरचना जैसा होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जिससे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। तो वो पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिससे डायबिटीज को प्रिवेंट करने में हेल्प होती है। ठीक है, और आपका राजमा के आकार की जो दो ग्रंथियां साइड साइड दिखाई पड़ रही हैं, ये आपका क्या है? ये किडनीज दिखाई पड़ रही हैं और किडनीज के पीछे की साइड में आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और नीचे की तरफ देखेंगे, इसमें एक ही बॉडी में आपको दोनों ग्लैंड्स का लोकेशन दिखा दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको बीच से आधा आधा बांट दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन जो है वो मेल्स का और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन फीमेल्स का, यानी एक ही डायग्राम में कोशिश करके दिखा दिया गया है कि कौन सा आपका इधर की साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला दिखाई पड़ रहा है आपको, ये मेल का है और राइट हैंड साइड वाला आपका क्या है? फीमेल का है। इधर वाला पोर्शन आपका मेल का है और इधर वाला पोर्शन फीमेल का। क्योंकि इसमें जो ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं, पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल,
ये वाला है, ये फीमेल्स में होता है, ये किस में होता है, ये मेल्स में होता है। तो इसको सब बच्चे नोट डाउन करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होने पे आप तुरंत पूछ सकते हैं। आप इस डायग्राम को बनाएंगे, हो बॉडी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, केवल उस लोकेशन को समझ करके आप अच्छी तरह से उसको लिख लेंगे। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट है गिवन बिलो are certain food items required for proper nourishment of adolescents. Name the nutrients present in the food items and write their function. यानी कि नीचे कुछ सर्टेन खाने के फूड आइटम्स का जो रिक्वायरमेंट है, एक किशोर में प्रॉपर नरिशमेंट के लिए जो आवश्यक होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स का नाम लिखना है। कौन से फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है और उसके क्या काम है ना, कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं किस फूड आइटम में और उनके क्या फंक्शंस हैं, ये आपको लिखना है। तो चार्ट में आपको दिया गया है फूड आइटम्स, पल्सेस एंड नट्स, ऑरेंजेस एंड आंवला, शुगर और रोटी दिया गया है, आपका ऑयल दिया गया है और वेजिटेबल्स दिया गया है। ठीक है, तो ये आप पहले से जानते हैं, है ना, पहले से आप जानते हैं, क्लास 6th से इसको पढ़ा आपने, लेकिन अब फिर से आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे। पल्सेस और नट्स यानी कि हर प्रकार की दालें, और जो नट्स का मतलब मेवे जिनको हम कहते हैं, नट्स का मतलब जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली हो गई, कुछ इस तरीके की चीजें, उनमें क्या होता है, मुख्य रूप से पोषक तत्व के रूप में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उसमें मुख्यतः पोषक तत्व के रूप में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन्स का क्या काम है, प्रोटीन्स का काम है वो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ग्रोथ का मतलब जैसे लंबाई का बढ़ना, ग्रोथ का मतलब नॉर्मल ग्रोथ जो होती है, जो वृद्धि होती है मानव शरीर में, उसमें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत किसको होती है बच्चों, सबसे ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत बच्चों को ही होती है, क्योंकि बच्चों के शरीर में निरंतर वृद्धि या ग्रोथ होती रहती, तभी छोटा बच्चा छोटे से बड़े वयस्क में बदलता है। ठीक है, उसमें और क्या है, अगर कहीं शरीर में किसी प्रकार की कोशिकाओं में या किसी अंग में टूट फूट होती है तो उसकी रिपेयरिंग का काम भी कौन करता है, रिपेयरिंग ऑफ बॉडी सेल्स यानी शारीरिक कोशिकाओं की मरम्मत का काम, शारीरिक कोशिकाओं की मरम्मत का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। सीरियल नंबर 2 में देखेंगे, 2 नंबर में ऑरेंजेस एंड आंवला। ये क्या है, ऑरेंजेस एंड आंवला, ये आपका फल की कैटेगरी में आते हैं, फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें ऑरेंजेस में और आंवला में आपको आयरन और विटामिन की मात्रा अच्छी तरह से मिलती है, जिसमें आयरन आपको आंवला में बहुत ज्यादा मिलता है, जिसको हम आंवला कहते हैं। गोल गोल हरे रंग के फल होते हैं, बड़ा सा पेड़ होता है। और ऑरेंजेस में सबसे ज्यादा मुख्य तौर पे विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर बिल्कुल साधारण तौर पे समझना चाहें तो आयरन क्या करता है, आयरन के कारण हमारे शरीर में जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनकी मात्रा बढ़ती है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कीप्स द बॉडी हेल्दी। इससे क्या होता है, हमारे हम कहते हैं जैसे खून बनता है, ज्यादा अच्छा खून बनता है, जिसमें इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज्यादा होती है और उसमें आयरन कंटेंट भी अच्छा होता है। यानी कि खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम कौन करता है, आपका आंवला कर सकता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का तत्व रिसीव कर लेता है ना, तो आयरन
हम अगर कहते हैं जैसे आयरन की डिफिशियंसी होने का मतलब है कि शरीर में खून की कमी होना, सामान्य तौर पे बोला जाता है। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी किसी भी रोगी के लिए किसी डॉक्टर को कहते हुए कि इनके शरीर में खून की कमी हो गई है। खून की कमी का मतलब होता है बच्चों कि उस लिक्विड की कमी नहीं होती, उस लिक्विड की क्वांटिटी नहीं कम होती है। जितने लीटर खून शरीर में होना चाहिए उतने लीटर खून होता है, लेकिन कमी किस चीज की होती है? उस ब्लड की क्वालिटी में कमी आ जाती है, यानी कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी कि बेसिकली आयरन की कमी हो जाती है ना। गर्भवती माताओं को इसीलिए आयरन की और विटामिन्स की टैबलेट्स अलग से दी जाती हैं, उनकी आयरन और विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए, जिससे जो होने वाला बच्चा है वो स्वस्थ हो और हेल्दी भी हो और खून की कमी उसमें ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे और इसको पॉइंट को नोट भी करेंगे। आयरन मुख्यतः आपको किसमें? आंवला में मिलता है, और विटामिन्स आपका विटामिन सी मिलता है ऑरेंजेस में। ठीक है, और ये इसका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कीप्स द बॉडी हेल्दी, यानी कि रक्त का निर्माण शरीर को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट देखते हैं शुगर और रोटी। ये जो दो पदार्थ हैं, इनसे आप में इसमें कौन से पोषक तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं? शुगर, रोटी, इन दोनों में मुख्यतः पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स किसमें पाए जाते हैं? शुगर में, रोटी में, चावल में, ब्रेड में, बिस्किट्स में, इसमें सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा देने का काम है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के द्वारा किया जाता है। तो शुगर और रोटी के सामने मेजर न्यूट्रिएंट्स में आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, और दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, यानी कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। तो यदि एक चीज को ध्यान करेंगे, जैसे शुगर क्या होती है? बेसिकली ग्लूकोज होती है। तो कभी भी बहुत ज्यादा थक जाने पर या धूप में दौड़ने पर या एग्जॉस्ट होने पे क्या करते हैं? हम एक ग्लास पानी में ग्लूकोज का पाउडर मिक्स करते हैं। एक ग्लास पानी में हम क्या करते हैं? ग्लूकोज का पाउडर मिक्स कर देते हैं, और उसको पीने से क्या मिलती है हमें? इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो शुगर और रोटी, आपने सब ने ग्लूकोज बिस्किट का एड सुना होगा, जिसमें एक लड़का दौड़ता हुआ जाता है, बहुत थक जाता है, और अचानक क्या होता है? उसको ग्लूकोज घोल के पीता है वो, और उसको क्या आ जाती है? तुरंत एनर्जी मिल जाती है ना। तो उससे क्या मिलती है उसको? ग्लूकोज से उसको एनर्जी नहीं मिलती, जो उसमें मौजूद पोषक तत्व है। ग्लूकोज टूट जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जैसे अगर हम रोटी खाएंगे तो हमें तुरंत एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है हमारे शरीर में तब ऊर्जा निकलती है, लेकिन जब ग्लूकोज घोल के पीते हैं तो डायरेक्ट ऊर्जा हमें मिल जाती है। ठीक है, तो शुगर में, रोटी में या चावल में मौजूद होता है पोषक तत्व जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे ऑयल्स यानी कि अनेक प्रकार के तेल, जिसमें घी, मक्खन, अनेक प्रकार के तेल, ये सारे आ गए। जैतून का तेल, नारियल का तेल, आपका किसी भी प्रकार का तेल, उसमें क्या पाया जाता है? फैट्स, या कुछ सूखे मेवों में भी फैट्स पाया जाता है, और ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। और नेक्स्ट आती है आपके पास अलग अलग बहुत सारी प्रकार की सब्जियां, जिसमें पोषक तत्व के रूप में क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर को
कीप्स द बॉडी हेल्दी एंड डिजीज फ्री, यानी कि रोगों से मुक्त रखते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं और शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। आशा करती हूँ आपके जो कॉन्सेप्ट कहीं कंफ्यूजन रही होगी तो वो क्लियर हो गया होगा, जिसमें आपको मैंने बहुत ब्रीफ में लिंग निर्धारण वाला क्वेश्चन करवा दिया, अलग अलग ग्लैंड्स की लोकेशन कहाँ होती है वो आपको समझाया गया, और कौन से संतुलित आहार से कौन से पोषक तत्व जिसमें प्रेजेंट होते हैं और उनके शरीर में हमारे क्या कार्य हैं। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।